विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने एकाधिकार के अंतर्गत कुल लागत व कुल आय विधि के माध्यम से लाभ की गणना या कीमत व उत्पत्ति निर्धारण का अध्ययन किया था। आज हम एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में सीमांत लागत और सीमांत आय के द्वारा कीमत व उत्पत्ति निर्धारण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, कुल लाभ की गणना करने के लिए या कीमत व उत्पत्ति निर्धारण के लिए दो विधि है। एक है कुल आय कुल लागत की विधि, जिसका हमने कल अध्ययन किया है। दूसरी विधि है सीमांत लागत बराबर सीमांत आय की विधि। और लगभग सभी बाजारों में, चाहे कोई भी बाजार हो, संतुलन की जो प्रथम शर्त है वो यही होती है, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। इसके अंतर्गत जो उत्पत्ति की मात्रा है वो सीमांत लागत और सीमांत आय के बराबर होने पर निर्धारित होती है। यहाँ पर हम जो MC वक्र और MR वक्र है वो दोनों की स्थिति हम लागतों के अंतर्गत देख चुके हैं, तथा MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है। ये शर्त होती है MC = MR की, ऊपर से नहीं काटेगा, हमेशा नीचे से काटता है। तथा एकाधिकारी फर्म का मुनाफा वहाँ पर अधिकतम होता है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि एकाधिकार में कीमत की राशि सीमांत लागत से अधिक होती है ना। सीमांत लागत और कीमत में फर्क होता है। प्राइस ग्रेटर देन MC एवं कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से भी अधिक होती है। कीमत AVC से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कीमत के AVC से कम होने पर उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। शट डाउन पॉइंट में हम पढ़ चुके हैं। तो अल्पकाल में साधारणतया एकाधिकार के अंतर्गत कीमत व उत्पत्ति निर्धारण को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे, जिसमें दो अलग अलग स्थिति लेंगे हम। एक तो अधिसामान्य लाभ, यानी जब उसे अधिक सामान्य लाभ की तुलना में से भी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसे हम कहते हैं अधिसामान्य लाभ की स्थिति। इसको इस रेखा चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि इस रेखा चित्र में AR, MR, SSC और SMC, ये देखिए AR, ये MR, ये SSC, SMC और ये SSC, दो SSC दिए हुए हैं ना, SSC 1 और SSC 2। SMC वक्र MR वक्र को कहाँ पर काटता है, ये देखिए, ये SMC वक्र है, ये MR वक्र को E बिंदु पर काटता है। जब ये इसको E बिंदु पर काटता है तो OQ उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण हो जाता है। OQE को जब हम ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, इस QU को हमें ऊपर की तरफ बढ़ाना होगा। ऊपर की तरफ हम बढ़ाएंगे तो AR वक्र पर जाएंगे, तो AR वक्र पर ये R बिंदु पर इसको स्पर्श करता है ना। R पर इसको काटती है या स्पर्श करता है, जिससे QR, ये जो QR है वो कीमत या OP कीमत का निर्धारण होता है। O की उत्पत्ति की मात्रा और OP कीमत का निर्धारण हो जाता है। O की उत्पत्ति पर अल्पकालीन औसत लागत जो है, ये देखिए SQ होती है, जिससे प्रति इकाई लाभ इस RS के बराबर होगा। प्रति इकाई लाभ हो जाएगा ये RS क्षेत्र के बराबर, और एकाधिकारी का कुल लाभ हो जाएगा ये TPRS क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र जो है एकाधिकारी का लाभ होगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब SSC वक्र ये वाला है तो ऐसी स्थिति में एक फर्म को अधिसामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। अब इस रेखा चित्र से हमें प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या हमारे सामने आते हैं। पहला तो ये आता है कि औसत लागत वक्र SSC वक्र पर, देखिए मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, SSC वक्र पर, ये जो SSC वक्र है, इस वक्र पर TPRS क्षेत्र के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। दूसरा, जब हम SSC 1 लेते हैं, अगर मैं इस SSC 1 को लूं तो ऐसी स्थिति में MR MC को E बिंदु पर काटता है। E बिंदु पर काटने से OQ उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण होता है, और यहां से हम ऊपर जाएंगे AR वक्र तक तो RQ या OP कीमत का निर्धारण होता है। अब इस OP कीमत पर लागत जो है, SSC 1 पर लागत भी क्या आ रही है, इस QR के बराबर आ रही है। तो लागत
और कीमत दोनों ही बराबर है। यहाँ पर लागत भी जो है क्यू आर है और कीमत ओ पी है, तो कीमत बराबर लागत होती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ केवल सामान्य लाभ ही मिलते हैं, अधिसामान्य लाभ नहीं मिलते हैं। तो इस एक ही रेखा चित्र में दो बताएं। जब मैं इस एसएससी वक्र का उपयोग करता हूं तो ये जो क्षेत्र है ये अधिसामान्य लाभ प्राप्त होता है, लेकिन जब मैं इस एसएससी 1 का उपयोग करता हूं तो ऐसी स्थिति में सामान्य लाभ की स्थिति होती है, न लाभ न हानि की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से अल्पकाल में एकाधिकार के अंतर्गत लाभ की स्थिति इस रेखा चित्र में दिखाई गई है और न लाभ न हानि की स्थिति भी दिखाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एकाधिकारी को हमेशा ही लाभ हो, है ना। अल्पकाल में हमेशा एकाधिकारी को लाभ होना कोई जरूरी नहीं होता है। वह एसएससी वक्र की आकृति पर निर्भर करता है। यदि अल्पकालीन औसत लागत वक्र एआर वक्र की कीमत निर्धारण के बिंदु पर स्पर्श करता है, जैसे कि यहां पर ये आर बिंदु पर कर रहा है ना, अगर स्पर्श करता है तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारी को केवल सामान्य लाभ ही मिलते हैं, अधिसामान्य लाभ नहीं मिलते हैं, है ना। अधिसामान्य कब मिलेंगे? जब ये एसएससी वक्र इस एआर वक्र के नीचे हो। जैसे ये देखिए, ये एसएससी वक्र एआर वक्र के नीचे है, इसलिए यहां पर ये अधिसामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। ये एसएससी वक्र इसको एआर वक्र को स्पर्श करता हुआ है आर बिंदु पर, इसलिए यहां पर न लाभ न हानि की स्थिति होती है। दूसरा, अब चलते हैं, क्या एकाधिकारी को अल्पकाल में हानि भी हो सकती है? तो हानि की स्थिति भी हम देखेंगे। इसको भी एक रेखा चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि यहां पर एसएससी वक्र, इसको यहां पर भी आप देखिए कि ये जो है एसएससी वक्र है, ये एसएमसी वक्र है। संतुलन की शर्त वही है, एम सी इज इक्वल टू एम आर। तो ये देखिए, ये एसएमसी वक्र इस एम आर वक्र को ई बिंदु पर काटता है, तो संतुलन ई बिंदु पर होगा। ई बिंदु से सीधा हम नीचे आएंगे तो ओ क्यू उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण होता है, और इससे ऊपर हम ए आर तक जाएंगे तो एन बिंदु पर ये इसे काटता है। तो क्यू एन या ओ एम कीमत का निर्धारण होता है। यहाँ कीमत क्या है? ओ एम या क्यू एन, ये कीमत का निर्धारण होता है। और चूंकि एसएससी वक्र इससे ऊपर है ना, तो जो प्रति इकाई लागत आ रही है वो आ रही है क्यू आर के बराबर। तो जब कॉस्ट लागत प्रति इकाई आ रही है क्यू आर और उसे कीमत मिल रही है क्यू एन, तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा या हानि होगी, है ना। तो देखिए, ये जो कीमत आ रही है इसकी तुलना में लागत ज्यादा आ रही है, तो इसलिए यहाँ हानि की स्थिति है। तो आर एन क्षेत्र के बराबर, आर एन के बराबर जो है एक फर्म को प्रति इकाई की हानि हो रही है, और इसकी कुल हानि हो जाएगी ये वाला क्षेत्रफल एस आर एन एम, इसको मिलाते हैं तो ये इसका टोटल लॉस हो जाएगा, इस फर्म का कुल घाटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्पकाल में एक एकाधिकारी को हानि भी हो सकती है यदि उसकी अल्पकालीन औसत लागत उसकी कीमत से ज्यादा आती है। तो इस प्रकार से हमने दोनों रेखा चित्र में देखा है कि अल्पकाल में एकाधिकारी को अधिसामान्य लाभ भी मिल सकते हैं, उसे केवल सामान्य लाभ भी मिल सकते हैं, अथवा उसे हानि या घाटा भी उठाना पड़ सकता है। व्यवहार में ये तीनों दशाएं संभव होती है, लेकिन ज्यादातर जो है एकाधिकारी के लिए लाभ की दशा दर्शाई जाती है, क्योंकि वो लाभ की स्थिति में ही रहता है, वो उत्पादन उतना ही करता है कि जितना उसे लाभ प्राप्त हो सके। जहाँ तक लागत वक्रों का जो संबंध है उसमें एकाधिकारी में कोई नई बात नहीं होती है, जैसी पूर्ण प्रतियोगिता में होती है वैसी होती है। अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म के लिए भी संयंत्र का आकार दिया हुआ होता है, लेकिन संतुलन के बिंदु पर सीमांत लागत बढ़ती हुई समान व घटती हुई हो सकती है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में भी जैसे फर्म के संतुलन पर सीमांत लागत केवल बढ़ती हुई होती है, एकाधिकार में यह बढ़ती हुई, समान और घटती हुई कैसी भी हो सकती है। लेकिन यह शर्त अवश्य लागू होगी कि संतुलन के बिंदु पर, जहां संतुलन होगा वहां पर MC बराबर MR ही होगा। MC बराबर MR के बिंदु पर ही संतुलन स्थापित होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा, और मैंने पहले भी बताया था कि एकाधिकारी कीमत या उत्पत्ति की मात्रा में से एक को चुन सकता है। जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए अगर एकाधिकारी फर्म कीमत OM चुनती है ना, इस AR वक्र पर कोई भी कीमत चुनती है, मैं मान लेता हूं इस बिंदु पर, मैं ये कहता हूं कि ये इस बिंदु को अगर वो कीमत चुनती है
तो ऐसी स्थिति में उसकी कीमत तो ये हो जाएगी OP, और उसकी उत्पत्ति की मात्रा अपने आप निर्धारित हो जाएगी OQ। अगर वो यहाँ पर OQ उत्पत्ति की मात्रा को निर्धारित करती है तो उसकी कीमत अपने आप ही OM निर्धारित हो जाएगी। तो दोनों में से एक को अगर वो निर्धारित करता है तो दूसरी अपने आप ही निर्धारित हो जाती है। अब हम चलते हैं कि अल्पकाल में एकाधिकार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सीमांत लागत वक्रों की दशा में कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण किस प्रकार से होता है। इसमें मैं एक डायग्राम लूंगा, ये एक रेखा चित्र है जिसमें सबसे पहले वाला जो है वो बढ़ती हुई सीमांत लागत को बता रहा है, क्योंकि सीमांत लागत ये देखिए MC वक्र ऊपर की ओर जाता हुआ है, यानी ये इसको ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये MC वक्र ऊपर की तरफ जाता हुआ है, इसलिए ये बढ़ती हुई सीमांत लागत को बता रहा है। ये MC वक्र और AC वक्र दोनों ही समान है, इसलिए समान सीमांत लागत को बता रहा है। और यहाँ MC वक्र घटता हुआ है, इसलिए ये घटती हुई सीमांत लागत को बता रहा है। बढ़ती हुई सीमांत लागत, घटती हुई सीमांत लागत और समान सीमांत लागत की दशाओं में एकाधिकारी फर्म का जो संतुलन है वो इसमें दिखाया गया है। इसमें प्रत्येक चित्र में देखिए AR, ये जो AR है यही जो है मांग वक्र होता है। DD, ये DD भी लिखा हुआ देखो, ये DD, यहाँ भी ये DD है और ये AR वक्र है, यहाँ भी ये DD है और ये AR वक्र है। MR वक्र, AC वक्र, ये देखिए ये MR वक्र है, ये AC है, AC यानी एवरेज कॉस्ट वक्र, SAC भी कह सकते हैं। और MC वक्र MR वक्र को सभी में Q बिंदु पर काटता है। ये देखिए यहाँ पर भी Q बिंदु पर काटता है, यहाँ पर भी ये Q बिंदु पर काटता है, और ये तीसरे चित्र में भी ये MC बराबर MR Q बिंदु पर काटता है। यहाँ Q बिंदु लिखा हुआ नहीं है, हम इसको Q बिंदु मान सकते हैं। तो MC बराबर MR जहाँ एक दूसरे को काटता है वही संतुलन की स्थिति होती है। और उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण तीनों में ही OM, इसमें भी OM दूसरे में और तीसरे में भी OM निर्धारित होता है। वस्तु की जो कीमत है वो SM निर्धारित होती है। ये SM कीमत इसमें निर्धारित हुई, यहाँ पर भी ये SM कीमत निर्धारित हुई और यहाँ पर भी SM कीमत का निर्धारण हुआ है। वस्तु की कीमत जब SM है और औसत लागत जो है सभी की RM है। ये देखिए ये RM यहाँ पर है, यहाँ पर भी है Q बराबर R, ये देखें, और यहाँ पर भी R निर्धारित होती है। तो तीनों में जो वस्तु की जो लागत है, औसत लागत है, वो R द्वारा निर्धारित होती है। कुल लाभ की जो मात्रा है वो RSTN, इसमें देखिए ये RSTN क्षेत्र के बराबर होती है। चित्र R में ये RSTN के बराबर है और इसमें भी ये RSTN के बराबर है। चित्र में चूंकि सेकंड जो चित्र है उसमें Q बराबर R है, जिससे जो अन्य परिणाम है वो भी वैसे ही सूचित किए गए हैं। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में MC बराबर MR वक्र को नीचे से अथवा बाईं तरफ से ही काटता है ना। ये देखिए इसमें सभी को नीचे तरफ से ही काटता है और संतुलन की जो शर्त है उसके अनुसार ही काटेगा। लेकिन सीमांत आय भी घट रही है तथा MC वक्र जो है MR वक्र को नीचे से काटता है। ये सब में देखिए ये MC वक्र यहाँ नीचे से काट रहा है, यहाँ पर ये MC वक्र इसको नीचे से काट रहा है और यहाँ MC वक्र इसको जो है कैसे काट रहा है, MR वक्र, ये MC वक्र नीचे से इसको काटते हुए आगे निकल जाता है। तो एक एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत वह उत्पत्ति की मात्रा में से किसी एक को निर्धारित करता है और दूसरी अपने आप निर्धारित हो जाती है। जैसा कि हमने अल्पकाल में देखा है कि एकाधिकार के अंतर्गत उत्पत्ति व कीमत निर्धारण का जो हमने वर्णन किया था उसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि एकाधिकारी उत्पत्ति की मात्रा व कीमत में से किसी एक को ही निर्धारित कर सकता है, दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता। अधिकतम लाभ अथवा न्यूनतम हानि के लिए जब उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित हो जाती है तो उसके अनुरूप कीमत स्वतः AR वक्र की सहायता से निकाली जा सकती है। जैसा कि अभी के चित्र में अगर मैं लूँ, वापस ये चित्र लूँ अ वाला, तो इस चित्र में हम देख सकते हैं, इस चित्र को अगर हम लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि OM उत्पत्ति की मात्रा के निर्धारित हो जाने से वस्तु की कीमत
SM अपने आप ही निर्धारित हो जाती है, जो एकाधिकारी का लाभ अधिकतम करती है। इसी प्रकार से यदि एकाधिकारी SM या OT कीमत का निर्धारण करता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए OM मात्रा उत्पत्ति की अपने आप ही निर्धारित हो जाती है और उसके लिए OM मात्रा का उत्पादन करना ही सर्वोत्तम माना जाएगा। यहाँ पर जो है इस रेखा चित्र में MC बराबर MR का बिंदु लिया गया है, लेकिन यही तर्क अन्य सभी जगह पर लागू होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एकाधिकारी उत्पत्ति की मात्रा व कीमत दोनों को अलग अलग निर्धारित नहीं कर सकता, दोनों में से उसको एक निर्धारित करना होगा और दूसरा अपने आप ही निर्धारित हो जाएगा। तो सर्वाधिक लाभ या न्यूनतम हानि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यदि वह उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित कर लेता है तो कीमत स्वतः तय हो जाती है, और यदि वह पहले कीमत निर्धारित कर लेता है तो उसी के अनुसार उत्पत्ति की मात्रा भी अपने आप निर्धारित हो जाती है। अर्थात उसके या एकाधिकारी के द्वारा उत्पत्ति की मात्रा अथवा कीमत दोनों में से कोई भी एक निर्धारित किया जाता है, एक साथ दोनों निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तो एकाधिकार की दशा में इस बात पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसे यह या वह जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, यानी या तो वह कीमत को निर्धारित कर ले या उत्पत्ति की मात्रा को निर्धारित कर ले। तो इस प्रकार से आज हमने एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में कीमत व उत्पत्ति निर्धारण का अध्ययन किया है, जिसमें अधिसामान्य लाभ की स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति तीनों का ही अध्ययन किया है। सामान्यतः एकाधिकारी को लाभ ही प्राप्त होता है, अधिसामान्य लाभ की स्थिति ही दर्शाई जाती है, लेकिन यह हमने तीनों स्थिति को दर्शाया है और अलग अलग सीमांत लागत वक्रों की स्थिति में भी उत्पत्ति की मात्रा को दर्शाया है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि एकाधिकारी कीमत या उत्पत्ति की मात्रा में से किसी एक को निर्धारित करता है और उसके AR वक्र द्वारा दूसरी अपने आप निर्धारित हो जाती है। संतुलन की शर्त हमेशा MC = MR ही होगा तथा MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता हुआ निकलेगा।